अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन। आज ग्रुप 8 का सुपर 6 का बेहतरीन मरहला जो है वो जारी है। सुपर 8 का मरहला जो है वो जारी है और एक तरफा मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे जैसी टीम को जो है 107 रन से शिकस्त दे दी। पहाड़ जैसा टोटल जब आपकी टीम बनाती है तो आपके बॉलर्स के अंदर भी एतमाद आ जाता है और वही कुछ हुआ। आज हमने देखा कि हिटमैर ने 85 रन बनाए और रोमन पाउल ने जो है वो 59 रन की इनिंग खेली 35 बॉलों के ऊपर। दोनों की इनिंग जो है वो बेहतरीन थी और बुलंदो बाला छक्के और चौके लगते हुए आज के मैच के अंदर हमको नजर आए और जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी बहुत मुजाहिमत कर सकी और 147 रन के ऊपर 17 ओवर के अंदर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। 107 रन से वेस्ट इंडीज़ ने जो है मैदान मार लिया है और ग्रुप के ऊपर टॉप करती हुई नजर आ रही है। सुपर 8 के मरहले के अंदर इंडिया की टीम के लिए इस तरह मुश्किलात पेश आ गई हैं कि इंडिया की टीम को अब दोनों मैचेस जो हैं बड़े मार्जिन से जीतने हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, क्या तैयारियां हो सकती हैं पाकिस्तानी टीम का, कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। आज के पैनल के साथ हम इसी बात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि क्या चीज़ पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी है। मैं मेहमानों से आपको तारुफ कराऊं, इमरान बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके अलावा दानिश अली साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आप दोनों और अपनी राय का इजहार करते हैं। स्टूडियो के अंदर आज हमें ज्वाइन किया है खिजर आजम साहब ने, नुमाइंदा न्यूज़ वन है और क्रिकेट के ऊपर अपनी माहिराना राय इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करते रहते हैं। सबसे पहले इमरान बलवानी साहब, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसके अंदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और यकीन नहीं आता ये वो टीम है जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ये फतह के झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही है, बेहतरीन कारकर्दगी का और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा बन गया है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि वेस्ट इंडीज जो है वो मैदान मार लेगी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से मैदान मारेगी ये मैं भी नहीं सोच रहा था। ठीक है, वेस्ट इंडीज जीतेगी पर ऐसे जीतेगी, इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी, वन साइड जीतेगी, 250 रन कर देगी, ये नहीं सोचा था। कि हेटमायर ने जिस तरह की इनिंग खेली फिर रोमन पावल ने साथ दिया, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे दी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सबसे दुनिया में क्रिकेट की दुनिया में दो टीमें अनप्रेडिक्टेबल है, जिनका कोई वो पता नहीं है कि कब क्या परफॉर्मेंस देंगी। एक पाकिस्तान, दूसरी वेस्ट इंडीज। काली आंधी का भी कोई पता नहीं होता कि एक दिन क्या परफॉर्मेंस देती है, दूसरे दिन क्या देती है। लेकिन इनकी इस परफॉर्मेंस से एक बात तय हो गई कि इंडिया को नॉकआउट पंच तो नहीं लगा, लेकिन पंच तो लगा है। वेस्ट इंडीज 5.35 का रन रेट प्लस का, साउथ अफ्रीका का 3 पॉइंट समथिंग का 8 का कुछ है और इंडिया -3 पॉइंट समथिंग है। तो इंडिया के लिए दोनों मैच जीतने हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से मार्जिन जीतने से हैं। जीतने हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने हैं। अब इंडिया फंस गया है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने आज बहुत आउट क्लास खेला बैटिंग बॉलिंग, और उन्होंने बता दिया है कि ये टूर्नामेंट हम अंडरडॉग होके नहीं खेल रहे, हम 2-3 जो बड़ी टीम है उनके साथ हम भी फेवरेट है। और मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज इस वक्त जो है बहुत फेवरेट है इस टूर्नामेंट की, और इंडिया का कुछ नहीं कह सकते, वो कमबैक कर सकता है। अगर उसने कमबैक कर लिया तो वो बिल्कुल वो फेवरेट है। अच्छा दानिश, आपकी नज़र में क्या गलतियां की हैं जिम्बाब्वे की टीम में, नाकाबिले शिकस्त रहे ग्रुप स्टेज के ऊपर, यहाँ आकर एकदम से इनकी टीम को जो है शिराजा बिखरता हुआ नजर आया। आपको जिम्बाब्वे के हारने की खास तौर पर क्या वजह नजर आई? क्या मुखालिफ टीम बहुत अच्छा खेल गई जिसकी वजह से आप दबाव का शिकार हो गए इसलिए हार गए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये इट्स मूव ऑफ क्रिकेट, और ये तो आप जो क्रिकेट बाय चांस तो है ही है, मगर यू कैचेस विन मैचेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेटमायर को प्लान करके आपने आउट कर लिया था, एक ही फील्डर ने 2 दफा कैच छोड़ा, 5 रन के ऊपर 1 दफा उनका कैच छूटा गया, 21 रन के ऊपर 1 दफा उनका कैच छूटा, और उसके बाद तो वो बहती गंगा होती गई, लोग आते गए और हाथ धो धो के जाते रहे। और ऐसा ही होता है कि जब एक दफा फ्लो बन जाता है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे ख्याल से मुजरफ पानी के अलावा ये एक टीम फ्लो के साथ तो ये लोग दोनों जीत गए, क्या नाम है, मैचेस जिम्बाब्वे। बट एक्चुअली उस टीम के अंदर मैच विनिंग बॉलर्स इनके पास नहीं है ऑनेस्टली। मतलब जब तक इनको विकेट सपोर्ट कर रही होती है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही आपने एक फ्लैट विकेट के ऊपर देखा कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो ये एक्सपोज होगा। ओवरऑल यू कैंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड ये अच्छा मैच तो जरूर खेल गए, बट आपका जो पहला वाला सवाल था कि ये किसी ऐसी टीम जो कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर सकी है, T20 के अंदर ओवरऑल अनबीटन जा रही है, तो शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर इनका हाल भी जो है वो कुछ हमारी टीम जैसा ही है। मतलब वंस इन एवरी डे इज नॉट अ संडे, और एक दिन जो है वो
ये आपको बहुत ही ऊपर नजर आएंगे। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी लैक ऑफ बॉलिंग रही, कैचेज उन्होंने छोड़े, और इसी वजह से अगर ये 200 के अंदर भी पकड़ लेते तो शायद मैच कहीं ना कहीं टफ होते। बट अगर आप टॉप ग्रेड टीम 1, 2 और 3 रैंक की टीम्स के सामने भी अगर 250 का टोटल लगा देंगे तो उनको भी स्ट्रगल होनी ही होनी है। तो फिर उसके बाद जब फर्स्ट इनिंग हो गई तो आपने देखा कि उनके 8वें नंबर पे आने वाले बैट्समैन ने पहली गेंदों पर छक्के लगाना शुरू करे, और वो फ्लो के साथ फिर बनता चला गया, और जब एक दफा फ्लो पहली इनिंग के अंदर बन जाता है तो सेकंड इनिंग के अंदर फिर वो फ्लो रोकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, मैं आपकी जाने आऊँगा, ज़रा बताइएगा, एक टीम होती है जो हर वर्ल्ड कप तो खेलती है लेकिन आगे नहीं जा पाती, एकदम से इतना अच्छा मौका आया, उनकी टीम क्लिक कर गई और अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। एक ज़माने में हमको याद था कि ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर 2 भाई होते थे, जिम्बाब्वे की टीम, नील जॉनसन कप्तान होते थे, हीथ स्ट्रीक और ओलंगा वगैरह इनकी टीम के अंदर होते थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी जिम्बाब्वे की। उसके बाद इनकी क्रिकेट जो है नीचे चली गई। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सिकंदर रजा को जब से कप्तान बनाया है, टीम के अंदर एक नई जान पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही चीज़ कि टीम को ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, और जिस तरह का दबाव वाला मैच आया, इनकी टीम जो है वो एक्सपोज हो गई, कैच छूटे, फील्डिंग खराब हुई, बैटिंग भी सही नहीं हो पाई। यही वजह है कि टीम जो है दबाव का शिकार हो गई, आपको लगता है? देखें, आज ऐसा लग रहा है कि दिन ही वेस्ट इंडीज़ का था, हाईएस्ट स्कोर बना दिया उन्होंने इस टूर्नामेंट का। फिर इसके अलावा जो हिटमैन हैं वो टॉप बैटर बन गए हैं, जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड T20 में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। मतलब टॉप 4 अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं आईसीसी वर्ल्ड T20 की हिस्ट्री की, तो उसमें 3 वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं। तो आज का जो दिन था वो वेस्ट इंडीज़ का ही था। और जिस तरह से ज़िम्बाब्वे की बात कर रहे हैं आप, ज़िम्बाब्वे यकीनन जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, फिर उनकी एक जर्नी है, और सिकंदर रज़ा ख़ुद एक इंडिविजुअली जिस तरह अपनी टीम को लेकर चलते हैं, बकअप करते हैं। और वो बड़ी स्टोरी वायरल हुई थी कि 24 से 48 घंटे के अंदर उन्होंने 2 ट्रॉफीज़ उठाई थी, एक अपने मुल्क के लिए, दूसरी अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। तो उनका इम्पैक्ट है। मगर जब इस तरह का कोई प्लेयर आता है तो उसके साथ अगर 1-2 मैच विनिंग प्लेयर्स और हों टीम के अंदर, जो कि लास्ट मोमेंट पे हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से स्लॉगिंग कर रहे थे वेस्ट इंडियन बैट्समैन, जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स थे, तो ये अगर मिडिल ऑर्डर अगर वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का जीत जाता, कुछ कर जाता जिम्बाब्वे का, तो यकीनन ये मैच वो आसानी से निकाल के ले जाते। जिस तरह मैं मिडिल ऑर्डर पे हम बात करते हैं, हमने साउथ अफ्रीका के मैच में देखा था कि उनके मिडिल ऑर्डर ने ही पूरा का पूरा मैच निकाल के दे दिया। तो हम T20 क्रिकेट में या तो ओपनर्स की बात कर रहे होते हैं या ऑलराउंडर्स की बात कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, ख़ासतौर पर इन कंडीशन में जब आपकी विकेट्स अगर ऊपर से गिर जाएँ और आपका जो सामना हो वो फास्ट बॉलर के बजाय आपने स्पिनर्स को फेस करना हो, तो वहाँ पर ऐसे बैटर ही चलते हैं कि जो दरमियान में रहकर जो है वो अपनी टीम को एक बड़े हदफ तक ले जा सकें। और पूरा का पूरा दिन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का था, वेस्ट इंडियन टीम के नाम था। और इस जीत के बाद जहाँ वेस्ट इंडीज़ ने अपने लिए जो है वो आगे फाइनल 4 के लिए वो देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन्होंने बहुत सारी टीमों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए जो डिफरेंस आया है। तो आज का जो दिन था, मैं बार बार यही कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ का था, और उन्होंने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को। अच्छा इमरान साहब, अब आगे क्या लगता है आपको? आपने पहले भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल टीम है, एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन वो ग्रुप अलग है। इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो इंडिया और साउथ अफ्रीका, इनके अलावा वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को हम बिलावजह इतना ज़्यादा अंडरमाइन ना करें। उनकी टीम दीगर मैचेस भी जीत सकती है और वो भी जो है वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकती है। ख़राब दिन किसी भी टीम का हो सकता है, अच्छा दिन किसी भी टीम का हो सकता है। तो ग्रुप अभी खुला हुआ है, कोई टीम अभी ये ना सोचे कि वो बाहर हो गई है, और कोई टीम ये ना समझे कि वो टॉप के ऊपर है। वेस्ट इंडीज़ के अलावा बाकी टीमें जो हैं, यकीनी तौर पर 3 टीमें जो हैं, उनको सोचने की चीज़ है कि वो ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे मार्जिन से मैचेस जीतें और वो क्वालिफाई कर जाएं एक टीम बनकर। वेस्ट इंडीज़ की अगर टीम अगले मरहले में जाती है सेमीफाइनल के लिए, तो इन तीनों में भी टाई पड़ा हुआ है और अभी मैचेस जो हैं वो होने बाकी हैं। तो किसी भी टीम को हम ये नहीं कह सकते कि वो बाहर हो गई है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको एक अहम बात बताऊं, वेस्ट इंडीज आज जीत गई है, लेकिन फिर भी
जी बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए। मैं यही उसके बात कह रहा हूँ। 2 मैच बाकी है ना, और टूर्नामेंट की 1 और 2 टीम से है मैच उसके, इंडिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक और बात कहें कि इंडिया अब जख्मी शेर की तरह आएंगे, कोशिश करेंगे, हमारी तो दुआएं हार जाएं, लेकिन टीम बड़ी है तो वो यकीनन बहुत तगड़े आएंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम आपने देख लिया इंडिया को भी कैसे मारा है, तो बहुत तगड़ी टीम है। वेस्ट इंडीज ने आज बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके सामने निस्बतन बहुत हल्की टीम थी जिम्बाब्वे, और यही हल्की टीम साउथ अफ्रीका को भी मिलेगी, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडिया को भी मिलेगी। तो बजाहिर ये लगता है कि ये दोनों बड़ी टीमें इससे जीत जाएंगी। तो वेस्ट इंडीज को जो 2 मैच खेलने हैं वो बहुत बड़ी टीम से हैं, और 2 बिल्कुल में से 1 मैच जीत के 100% पहुंच जाएगी, रन रेट बहुत ऊपर है। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये दोनों ऐसी टीम है जिनको वेस्ट इंडीज के लिए हराना कोई आसान काम नहीं होगा। तो वेस्ट इंडीज आज के मैच के बाद ये ना सोचे कि वो कमांडिंग पोजीशन में, बल्कि मेरी नजर में जो इस टॉप में, इस ग्रुप में जो टीम है जो टॉप फेवरेट है सेमीफाइनल जाने के लिए, वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि वो इंडिया को हरा चुकी है। अब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच को एक लम्हे के लिए हम साइड में रख दें कि कोई भी रिजल्ट आ जाए, तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैच में हर आदमी का जहन में यही होगा, 90% लोगों की प्रेडिक्शन ये होगी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। और लोगों की प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर वो जीत गया तो 4 पॉइंट के साथ उसका भी रन रेट इतना अच्छा है कि वो पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम मेरी नजर में वेस्ट इंडीज को अब भी है, 2 बड़े मैच हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का आप रिकॉर्ड देख लें तो इस टूर्नामेंट में पता नहीं कहां से आते हैं, किस जज्बे से आते हैं वेस्ट इंडीज की काली आंधी, वो फिर मार्शल, होल्डिंग, क्लाइव लॉर्ड, रिचर्ड वाले स्टाइल से खेलकर किसी को भी हरा देते हैं। 2 दफा के चैंपियन हैं, बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस इनकी होती है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। ये पाकिस्तान की तरह ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी दिन किसी को भी हरा सकते हैं, और किसी भी टारगेट पे ढेर हो सकते हैं और खुद भी हार सकते हैं। लेकिन इनके लिए टफ टाइम है। और जिम्बाब्वे बहुत छोटी टीम है, बहुत छोटे प्लेयर्स है, लेकिन जेल बन के खेला है, बहुत अच्छे खेला है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दिया, आज हार गए हैं। आज की हार से हुआ ये कि चलो 2 टीमें खेलती हारती है जीतती है कोई बात नहीं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनका मोरल, इनका जो एक जहन में था एनर्जी थी, वो बहुत मायूस हो गए हैं जिस तरह ये हारे हैं। तो बहरहाल इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, अगले मैच में अच्छा आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप में वो कोई एक मैच जीत सकेंगे। इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में से कोई टीमें आएंगी। चलें देखते हैं क्या होता है। दानिश भाई, जिस तरह की इमरान साहब ने बात की है, इंडिया जो है वो जख्मी शेर की तरह वार कर सकता है, और वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनके सामने साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीमें मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को। लेकिन आज अकील हुसैन ने जिस तरह 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए, 28 रन दिए उन्होंने। इसके अलावा मोती ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उन्होंने भी 28 रन दिए और 4 ओवर किए। तो उनके बैटर्स के साथ साथ उनके बॉलर्स भी कंडीशन से हम-आहंग भी हो रहे हैं, फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो ये टीम दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ होती जा रही है, ख़तरनाक होती जा रही है। तो इंडिया, अगर वेस्ट इंडीज़ को रिलैक्स नहीं होना तो इंडिया को भी रिलैक्स नहीं होना, साउथ अफ्रीका को भी रिलैक्स नहीं होना। एक ऐसी टीम सामने मौजूद है जो माजी के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी है और अभी भी कोई ना कोई सरप्राइज देने को तैयार है। तो 3 टीमें हैं जिनको रिलैक्स नहीं होना, ऐसे ही है आप समझते हैं ऐसा? मैं बिल्कुल इस तरह का समझता हूँ, बट ये जो एक मैच है, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ स्वीट कैंडी। जैसे आपको एक स्वीट कैंडी मिल जाती है ना स्टार्ट के अंदर और वो आपका मोरल बूस्ट कर देती है, तो वेस्ट इंडीज को ये मैच मिला है। मगर असल इम्तिहान जो है वो इनका अभी आगे है। नीदर ये कि अभी ओवरऑल सबसे ज्यादा जो हाई मोरल की टीम उनकी ग्रुप के अंदर अभी मौजूद है वो साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने एक बहुत बड़े क्राउड के सामने कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए प्लान के साथ जो है वो इंडिया को मार दिया और चारों शान चित कर दिया है ऑनेस्टली। और दूसरी बात यह है कि अभी अगर इनका जो मैच वेस्ट इंडीज से होना है साउथ अफ्रीका का, वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट सेम स्किल्स जो है वो आपस में कोलाइड करने वाले हैं। समहाउ ये होता है, मैं कौन सी वाली सेम स्किल की बात कर रहा हूँ, आप इंटरेस्टिंग शायद आपको हंसी जरूर आए। ये दोनों टीम किसी भी वक्त एक टूर्नामेंट के अंदर चौक कर सकती है और ये दोनों टीम्स किसी भी वक्त किसी भी बड़ी टीम को मारने की सलाहियत है। तो वी विल सी कि ये दोनों टीम्स जो है जब एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी होती है तो हु विल गोना चोक एंड हु विल गोना विन द सिचुएशन। ओवरऑल इंडिया के ऊपर मेरे ख्याल में वो इंडिया इस वक्त जख्मी शेर जरूर है, मगर एक ही दिन में मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ कि जो टीम प्री फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट से पहले ही और इससे पहले उनकी हर हर चेक टिक मार्क हुआ हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, और एक मैच से हारने के बाद साउथ अफ्रीका से इतना ज्यादा सबोताज को स्वीकार कर दिया उनके मीडिया ने कि ऐसा क्यों हो गया, लॉन्ग ऑन पे आउट हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। मैं समझता हूँ कि स्किल और टेक्निक से ज्यादा ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है
सिर्फ इंडिया को इससे कोप अप करने की जरूरत है, एंड दे विल बी ऑन द वर्ज वेरी सून, आई माइट सो। ठीक है खिजर, क्या ऐसा एक्स्ट्रा करना होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम को सामने, अगर आपके जिम्बाब्वे है, इंडिया जैसी बेहतरीन टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और वो खेलेगी यकीनी तौर पर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर मैच जीतने की कोशिश करेगी, क्या ऐसा एक्स्ट्रा करना होगा? फील्डिंग तो उनकी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, बैटिंग भी अच्छी चल रही है, प्रेशर में ना आए और रिलैक्स होकर खेले और जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं इसी तरह खेले, यही मशवरा होगा आपका? देखिए बहुत कुछ जो अगला अगला जो मैच होना है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा और वहाँ पर फिर इंडिया के लिए भी एक पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि इंडिया का एडवांटेज ये है कि उनके जो 2 मैच हैं उनके पास पिक्चर क्लियर होगी कि उन्होंने आखिर किस अंदाज में जाना है। और जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आप हम अगर ऑन पेपर देखें मौजूदा हालात में तो यकीनन इतनी बड़ी टीम नहीं है, मगर कैरिबियंस की खासा ये है कि जब इनकी सेलिब्रेशन शुरू होती है और जब ये जीतना शुरू करते हैं तो फिर रोकना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में अगर ये वेस्ट इंडीज़ ये मैच निकाल लेता है तो फिर तो सिनेरियो टोटली चेंज होगा, मतलब डिस्कशन किसी और तरफ जा रही होगी। और ख़ास तौर पर जो परेशानी है वो इस वक्त इंडियन क्राउड को ज़्यादा होगी। मैं यही देख रहा था कि जब लास्ट मोमेंट पे जिम्बाब्वे के प्लेयर्स हिटिंग कर रहे थे तो इंडियंस कह रहे होंगे कि यार और मारो, रन रेट का ये जो मामला है ये थोड़ा सा और हमारे लिए आसान हो, क्योंकि देखें अगर वहाँ पे -3 पॉइंट समथिंग है और फिर ऊपर वेस्ट इंडीज़ जो +5 पॉइंट समथिंग, तो ये डिफरेंस जो है वो 8 का चला गया है। तो अभी तो इंडिया के लिए तो ये ख्वाहिश है इंडियंस की कि दोनों मैच साउथ अफ्रीका जीते, वहाँ से दोनों मैच इंडिया जीते, तो फिर कुछ ना कुछ गेम बनेगा। मगर इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो ये सिचुएशन यही होगी जो हमेशा हम अमूमी तौर पे हम पाकिस्तान के लिए कह रहे होते हैं कि अगर इस मैच में बारिश हो जाए, वो इसको हरा दे, वो पहले बैटिंग करते हुए इतने रन बना ले, तो इस वक्त इंडिया के लिए भी यही सिचुएशन है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम का यही एक हिस्ट्री उनकी यही रही है कि जब वो मोमेंटम अपना पकड़ते हैं तो फिर बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही जा रही होती हैं, चाहे उनके सामने कोई भी प्लेयर हो, बड़ी बेरहमी से मारते हैं। और आज के मैच में भी हमने देख लिया, अगर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट बन सकता है जिम्बाब्वे के सामने, जिम्बाब्वे बेशक छोटी टीम है मगर पिछले जिस तरह से वो इस ग्रुप तक पहुंचे हैं उन्होंने अपने आप को मनवाया है, तो एक छोटी टीम थी मगर यहीं से मोमेंटम पकड़ा है उसके आगे वेस्ट इंडीज़ ने। अच्छा, ये तो बड़े टूर्नामेंट की बात होती है, इस तरह के आईसीसी का इवेंट जो होता है कि आखिरी वक्त तक मुकाबला हो, रन रेट की बुनियाद के ऊपर मामला फंस जाए, फिर लोग दुआएं करें और अपनी टीम की जीत के बारे में सोचें और उसको डिस्कस करें। इमरान साहब, अभी पहले बात हो रही थी मिडिल ऑर्डर की, खिजर ने निशानदेही की कि साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर चला, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और डेविड मिलर और इनके अलावा दीगर खिलाड़ी जो थे मिडिल ऑर्डर से आकर, ऊपर से तो तमाम खिलाड़ियों ने मायूस किया था, मजबूत मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ के आज मिडिल ऑर्डर ने प्रूव किया। एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर काफ़ी बातें हो रही थी। अब पाकिस्तान का अगला जो मैच है वो इंग्लैंड की टीम से है। पाकिस्तान की टीम की तैयारियों की बात करते हैं, ज़रा कुछ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो मिडिल ऑर्डर जिसको जो एक तरह से जान होती है टीम की, ये पाकिस्तानी टीम मिस कर रही है, क्योंकि फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी जो है वो एक मिडिल ऑर्डर के अंदर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नजर आता है। आपने कल बात की कि फ़खर जमान को ऊपर खिलाना चाहिए, तो फिर अगर फ़खर जमान भी ऊपर चले जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर के अंदर बाबर आजम के सिवा आपके पास क्या बचेगा? पाकिस्तान एक मजबूत मिडिल ऑर्डर को यकीनी तौर पर मिस कर रहा होगा, और अगर कर भी रहा है तो पाकिस्तान में जिसको नहीं लेकर गए ऐसा कौन सा नाम है कि आप समझते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर के अंदर ये एक दो नाम होते तो पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही होती? कल का मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का, बहुत नेगेटिव बातें हो गई है इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान के लिए। अब थोड़ा पॉजिटिव चलते हैं। जो टीम, जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, जो प्लेइंग 11 है और जो बेंच स्ट्रेंथ है, वही खेलेगी, उसी को हमने बैक करना है। इंशाल्लाह ताला यही हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेलेंगे। मिडल ऑर्डर हमारी उस तरह नहीं खेलती, कभी भी नहीं खेली। आज अभी मैंने देखा वो 8वें नंबर का बैट्समैन था जिम्बाब्वे का, ब्रैड इवन नाम का क्या था, ऑलराउंडर, उसने एक ओवर में 3 छक्के मारे। 2-3 छक्के अब आम सी बात होगी, एक मैच में 2-3 छक्के एक ओवर में मारना, तो हमारे पास वो कमी है, वो प्लेयर नहीं है। एक शादाब है जो 2 छक्के मार सकता है, और फखर है, फखर वो प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता मिडल ऑर्डर, लेकिन हमने उसका कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया।
पिछले 1 साल से खिलाते, नहीं खिलाते, बिठाते हैं, फिर सीरीज में नहीं लेते, कभी टीम में सेलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट करते तो प्लेइंग 11 में नहीं लेते। जिस तरह बाबर का कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया है और फखर को तो हमने खुद अपने हाथों से जाया किया। इस वक्त हमारे मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे वही एक प्लेयर है जो 10 ओवर में 110-20 रन हम बनाए तो यही परफॉर्म करेगा तो ही बन सकते, वरना हम वही 75-80 रन ही बनाएंगे। हमारी टीम बज़ाहिर पेपर पे इतनी तगड़ी नहीं है, छक्केबाज नहीं है, लेकिन यही टीम इंशाल्लाह इंग्लैंड को मारेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें पता है क्या है? इंग्लैंड की टीम आप देख रहे हैं, फिलिप सॉल्ट ने रन किए, 61 रन किए कल या परसों वाले मैच में जो श्रीलंका के खिलाफ, वो नहीं खेले जो फिलिप सॉल्ट की क्लास है। बटलर से रन नहीं हो रहे, हैरी ब्रुक्स भी दरमियाने चल रहे, विल जैक्स इनका आगे नीचे रन कर रहा है। उनकी बैटिंग भी हमारी तरह स्ट्रगल कर रही है, उनकी बैटिंग भी उतनी तगड़ी नहीं है, समझिए। तो मैच अच्छा होगा। सिर्फ एक चीज पे मैं बात कहूंगा, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब कल मैच नहीं हुआ, परसों पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सॉरी मैच नहीं हुआ और टॉस हो गया, जब नजर आता था बारिश है, 10-12 ओवर का मैच है, तो वहां फहीम अशरफ को 9वें नंबर पे ऐसे बैट्समैन खिलाने की क्या तुक है? वहां प्रॉपर बॉलर लेते और हमारा टीम कॉम्बिनेशन देखे ना, तो पिछला मैच जो हमने प्लेइंग 11 थी, भले मैच नहीं हुआ, टॉस तो हो गया, प्लेइंग 11 तो अनाउंस हो गई। हमारे 2 जेन्युइन बॉलर, सिर्फ उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा, ये 2 जेन्युइन बॉलर से खेल रहे थे, और बाकी फहीम अशरफ को, वो बॉलर को हम उसको एज ए बॉलर काउंट ही नहीं कर रहे। उसको तो हम इसलिए 8वें 9वें नंबर पे खिलाते कि 3 ओवर में 40 रन हो, 2 ओवर में 25 रन हो, तो आके कर रहे। 2 जेन्युइन बॉलर, 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर, और फिर हमारा एक और स्पिनिंग ऑलराउंडर साई मयूर, हम इस पे खेल रहे। ये एक बात बताओ, ये बहुत डरने वाली टीम है। आप 10-10, 12-12, 15-15 बैट्समैन खिला लो, नहीं जीत सकते। प्रॉपर 4-5 बॉलर चाहिए, 4 कम से कम प्रॉपर बॉलर चाहिए। नसीम शाह की जगह बनती है फहीम अशरफ की जगह, कम से कम 3 बॉलर हो, और शादाब और नवाज को भी हम अच्छा बॉलर काउंट करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इत्तेफाक की बात ये कि हमारा साइम बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद भी एज ए पाकिस्तानी हम दुआ करते हैं कि जो भी प्लेइंग 11 हो, अल्लाह पाक माइक हेजबन को समझ दे, उसको अकल दे, वो समझे कि क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हमारे जज्बात से खेला जा रहा है। अच्छी टीम उतारे और लड़के इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। इंडिया के हारने का जितना दुख हम सबको है ना, उससे कहीं ज्यादा प्लेयर्स को भी होगा। वो भी यकीनन रात को सोए नहीं होंगे, वो भी हमारी तरह इंसान है। अब उनकी पुरानी गलतियों को छोड़ के हमने उनके साथ खड़ा होना है, और इंशाल्लाह ताला वो कल अपनी गलतियों से सीख के बहुत पॉजिटिव आएंगे। बस माइक हेजमैन कोई अकलमंदों वाला काम करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि कितने बड़े अक्लमंदाना फैसले करते हैं माइक हैसन। दानिश, आपकी जानिब में आऊँगा। जैसा कि अभी बात की है इमरान साहब ने, कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम का सही नहीं है। आपकी जो बातें हो रही हैं कि साइम अयूब को नीचे ले आए, फ़खर जमान को ऊपर ले जाए, ऐसे मौके के ऊपर जब पिछले कुछ अरसे से ये कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है, उसको छेड़ना इस मौके के ऊपर, सुपर 8 मरहले के ऊपर ज़्यादा सूदमंद होगा या नुकसानदेह होगा? और जो तब्दीलियाँ टीम के अंदर होनी चाहिए वो भी ऐसे मौके पर हो सकती हैं, या जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मुझे 90% ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। आप समझते हैं कि कोई तब्दीली होगी या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक-एक करके आपकी बात को जवाब दूंगा। हम खेलने वाले हैं पहले खेले के अंदर, और पहले खेले में इससे पहले भी मैचेस जीते, और इंग्लैंड इससे पहले श्रीलंका से कंप्लीट सीरीज भी जीत चुका है, और यहाँ पर इससे पहले वाला मैच भी जीत चुका है। ओवरऑल शायद वो कहीं ना कहीं इसको सेकंड होम के तौर पर परसीव जरूर कर रहे हो, बट जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास स्पिन अटैक ही है डोमिनेंट। जो हमारा ब्लूप्रिंट है ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर, वो है स्पिन अटैक। और हम साइन को मोर देन स्पिनर जो है वो जब उसकी जगह ओवरऑल बन ही नहीं रही है, हम उसको स्पिनर के तौर पर ही वो खिला रहे हैं। और जहाँ जब उसके जब बट एक्चुअली वी नीड रन ऑन द बोर्ड। आप ये देख लीजिए कि अभिषेक शर्मा पिछले 3-4 मैचों के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, मगर इंडिया ने उनकी पोजीशन को छेड़ा नहीं है। जॉस बटलर ओवरऑल, जॉस बटलर की इस वक्त ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर जो इंडियन टीम के तरफ से नुमाइंदगी का, उनकी भी जो कारकर्दगी है पिछले 3 से 4 मैचों के अंदर 120-122 रन किए, जो कि उनकी नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। मगर इन तमाम टीम्स ने इस टूर्नामेंट के अंदर ही किसी भी कॉम्बिनेशन को छेड़ने की कोशिश नहीं करी, और जितना भी बोनस मिलता है वो बोनस की तरह उसको क्या नाम है कंसीव कर रहे हैं। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है। माइक हेसन अपने इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं, जबकि वो एक फनी बात के तौर पे जर्नलिस्ट ने उसको उड़ा भी दिया कि आपने खुद ही कह दिया कि बाबर जो पहले 6 ओवर का बैट्समैन नहीं है, और जब 10 ओवर के बाद हमें बाबर की लीड नहीं है, तो फिर आप खुद बता दें कि उसको खिलाना किस जगह पर है। ये तो टीम का जो कोच है खुद कह रहे हैं कि वो खुद कंफ्यूज है एक तरह से।
हाँ, इम्पैक्ट की बात अगर की जाए तो आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए फखर जमान को इंडक्ट कर लिया, और क्योंकि सेम वैरायटी बॉलर्स थे आपके पास, उस्मान तारिक भी, फाहिम भी, और सेम वैरायटी काइंड ऑफ बॉलर शादाब भी, क्योंकि मगर वो क्योंकि रेस्ट स्पिनर है और बाकी वो दोनों जो है वो फिंगर डोमिनेंट स्पिनर्स हैं, तो ओवरऑल अबरार को आपने, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे T20 का आउटस्टैंडिंग बॉलर था, मगर क्योंकि आपको साइन के रन की एक चांस, एक डाउट था कहीं ना कहीं क्रिएट, इसलिए आप साइन को खिलाते रहे और आपने अबरार को रेस्ट कर दिया। शायद शायद क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्रेश विकेट होगा, इंग्लैंड को बैटिंग के तौर पर एडवांटेज जरूर है, बट पाकिस्तान माइट हैव अ वेरी गुड एडवांटेज थ्रू आउट देयर स्पिन डिपार्टमेंट। इससे पहले इंग्लैंड ने तीनों मैचेस जो खेले, आइदर आप ईदर मैच उठा के देख लीजिए, स्ट्रगल करते हुए नजर आए, बॉलिंग जो है वो उनकी एक्सपोज हुई है। इसके बाद आप उनका नेपाल वाला मैच देख लीजिए, 4 रन से वो मैच जीते। सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट विक्ट्री उन्होंने अभी तक ली है, वो श्रीलंका के अगेंस्ट है, वो भी मेरे ख्याल से वो एक साइकोलॉजिकली पिछले 7 मैच जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले, और इससे पहले जस्ट वर्ल्ड कप बिफोर जो उन्होंने एक सीरीज खेली है, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, वरना 145 146 रन जो है वो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, साइकोलॉजिकल एडवांटेज के ऊपर उनसे वो मैच ले रहे हैं। पाकिस्तान माइट हैव अ गुड चांस कि अगर वो सलमान मिर्जा को रखता है, ये तो ऑन द डे डिसाइड होगा कि वो जो विकेट को देखकर कि उन लोगों को एक स्टीमर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मगर ओवरऑल उनको बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान स्ट्रगल कर जाता है, अल्लाह ना करे, शुरू की 3 4 6 ओवरों के अंदर, तो बाबर आजम का रोल हमें बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है। और अगर पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं करता है तो आप फिर उसी तरह कंटिन्यू करें, आप पाकिस्तान को जगह आपने चुना और आप उस्मान शबाब को खिला, दोनों इम्पैक्ट अच्छे रहेंगे। मैं इस वक्त माइक हसन के अभी तक जो हमारी पोजीशन थी भाई टीम के अंदर, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये दो बस बाबर को खिलाना किस वक्त है ये आप डिफाइन कर ले, और चाहे अगर वो जल्दी या बाद, पाकिस्तान माइट हैव अ ग्रेट चांस। चले खिजर, आपकी जब मैं आऊँगा कल के प्रोग्राम में शायद आपने जिक्र किया था कि उसी पिच के ऊपर मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का जिस पिच के ऊपर श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच हुआ था। कैंडी की शायद आई थिंक ये पिच थी जिसके ऊपर मैच हुआ था। किस तरह का बिहेव करती है ये पिच, और क्या आपको लगता है कि जो कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने फाइनल किया हुआ था उसमें कोई रद्दोबदल हो सकता है पिच को देखने के बाद? देखिए, बॉलर्स को सपोर्ट किया है पेश ने दोनों साइड की। अगर हम इनिंग देखें गुज़िश्ता मैच की तो उसमें बॉलर्स ने ही कमाल किया है। हालांकि हसरंगा का जिक्र निकला था, हसरंगा के ना होते हुए भी श्रीलंका ने मतलब बड़ा स्कोर नहीं करने दिया, मगर दूसरी तरफ से जिस तरह से इंग्लिश बॉलर्स ने बॉलिंग की कंडीशन को समझा, अडॉप्ट किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं हुई इस तरफ से। उन्होंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलर्स को मूव किया, बॉलर्स को अप्लाई किया, और उसकी उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई, और तमाम ही बॉलर्स ने उनके विकेट ली। पाकिस्तान को भी इसी तरह से इसी अंदाज में ग्राउंड में उतरना होगा कि अगर आपको स्क्रिप्टेड कैप्टनसी से ही ग्राउंड के अंदर जाना है तो फिर तो मामला जू के तू रहेंगे कि आपको अगर इब्तिदा में अगर आपका अच्छा स्कोर चल गया है और आपकी विकेट्स नहीं गिरी हुई, तो आपको फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्क्रिप्ट के तहत चलें। फिर आपको इस जानिब जाना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। किस वक्त किस बैट्समैन को भेजना है, किस सिचुएशन में भेजना है, ये फ़ैसला उस वक्त फौरी मैनेजमेंट को करना होगा। ख़ास तौर पे हमें जो ज़्यादा लॉस हो रहा है वो इस तरह से बैटिंग के साथ बॉलिंग जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कि हम मतलब अगली टीम को पकड़ भी लेते हैं, और पकड़ने के बाद फिर हम उन्हें सेट होने का, उनके बैट्समैन को टाइम देते हैं, और वो जो सेट हुए हुए बैट्समैन हैं वो हमारे लिए आखिर में इतना स्कोर खड़ा करके चले जाते हैं कि फिर मैच ही हमारे हाथ से निकल जाता है। तो जिस तरह से गुज़िश्ता मैच में हमने देखा कि इब्तदाई लम्हात में हमें विकटें तो मिली, मगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। वजह यही थी कि हमने ना तो अटैकिंग मूड में हम आए, और ना हमने जो है वो एक जारहाना बॉलिंग मूव्स की, बल्कि हम उसी अंदाज में चलते रहे। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर एक हमें फैक्टर जो उस्मान तारिक का जो फैक्टर है उसे यूज़ करना चाहिए। उस्मान तारिक को जल्दी लाना चाहिए। उस्मान तारिक के लिए हर तमाम टीमें प्रिपरेशन कर रही हैं, उस्मान तारिक से बचना चाह रही हैं। तो ये जो उस्मान तारिक पर हो सकता है कि अगली टीम अटैक करने की भी कोशिश करे तो दूसरे प्लेयर्स को फ़ायदा मिले, मगर हमें फिल फॉर इस स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरना होगा कि उस्मान तारिक को हम
आगाज़ में लगाएं। बेशक दूसरे एंड से हम फास्ट बॉलर से ही जाएंगे बेशक, मगर उस्मान तारिक का जो फैक्टर है उसे हमें यूज़ करना होगा। और अगर किसी भी बॉलर को हेल्प मिल रही है और वो उसका दिन है तो उसे कंटिन्यू करें। लास्ट एशिया कप टूर्नामेंट में हमने देखा था कि अभिषेक शर्मा जो कि तमाम तर टीमों के लिए एक वबाल बने हुए थे, जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए, मगर जब फ़हीम अशरफ को हमने वेरिएशन के साथ यूज़ किया था तो फ़हीम अशरफ ने उनकी विकेट ली थी। तो इस टूर्नामेंट में भी हमें इसी अंदाज में उतरना होगा कि वेरिएशन पे वहाँ पे स्पीड काम नहीं करेगी, वेरिएशन काम करेंगी। और श्रीलंका की जो बॉलिंग श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में जो इंग्लिश बॉलर्स ने ये साबित किया कि वेरिएशन का ही फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी वेरिएशन के साथ मैदान में उतरना। अच्छा सर, एक चीज़ वाजे कर दीजिएगा, आपने कहा कि बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिचेस है कैंडी की, तो स्पिनर को सपोर्ट करती हैं या फिर पेसर को भी इससे कुछ मदद मिल सकती है? पेसर को उस सूरत में मदद मिलेगी कि सिर्फ वो पेस पे काम नहीं करे, उस पर वेरिएशन होनी चाहिए, स्लोअर वन, थोड़ी सी मूवमेंट हो बॉल में, तो वो तो कामयाब हो जाएगा। पेसर तो हम पाकिस्तान में भूल गए, हारिस रऊफ इस तरह की वैरायटी वाली बॉलें करते थे। नहीं, आपके पास हैं फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ की वैरायटी का हमने बहुत ज़्यादा देख लिया, उनकी वैरायटी। पिछले एशिया कप का फाइनल हम भुगत चुके हैं उनकी वैरायटी। एशिया कप का फाइनल नहीं, हम उससे पहले वर्ल्ड कप में यूएसए वाला भी मैच भुगत चुके हैं। तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूदमंद है। फास्ट बॉलर अगर आएंगे तो सिर्फ वो पेस पर ना जाएं, बल्कि वो तो अपनी लाइन और लेंथ और मूवमेंट पर काम करें। इमरान साहब, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी की बात हो रही है। एक ज़माने में कोई वक्त था, बाबर आजम उरूज पे अपने कप्तानी पे थे, कोई मैच हार गए थे तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को 11वें ओवर में या 13वें ओवर में क्यों यूज़ नहीं किया, तो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी कैसी होती है? बाबर आजम ने जवाब दिया कि अगर हम उसको उस वक्त यूज़ कर लेते तो फिर 19वें ओवर कौन करता। मतलब आप सोचे हुए हैं कि 19वें ओवर तक मैच जाना है और उसके बाद उसका डिसाइड भी हुआ है कि कौन सा बॉलर जो है वो बॉलिंग करेगा। आप ये नहीं सोच रहे कि 13वें या 14वें ओवर तक या 15 ओवर तक इस टीम को फारिग कर दें ताकि हमारा जो है मैच बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो एक स्क्रिप्टेड कैप्टन को हटाने के बाद दूसरा स्क्रिप्टेड कैप्टन हम एक बार फिर वर्ल्ड कप के अंदर चला रहे हैं। क्या कोच का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि कप्तान जो है वो अपने तौर पर कोई फैसला करने की सलाहियत ही खो बैठता है? उस वक्त कोच कोई और था लेकिन चल स्क्रिप्ट रहा था, इस वक्त भी कोच कोई और है लेकिन स्क्रिप्टेड कप्तान हमारे पास मौजूद है। कोच का दबाव होता है, आप समझते हैं? स्क्रिप्टेड कैप्टन बाबर आजम, तो आपने बात की मैच की, वो डरपोक कैप्टन है। बाबर आजम ब्रेव नहीं था, सरफराज जैसे ब्रेव था। सर, जीदारी वाले फैसले तो सलमान अली आगा भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं मतलब पुरानी बात उस पर आ रहा हूँ मैं, तो मतलब ये बाबर आजम ब्रेव नहीं थे, लेकिन उस वक्त कोच की इतनी नहीं चलती थी। प्लेयर पावर था, रिजवान था, बाबर था, शाहीन, वो बहुत तगड़े चलते थे। आज प्लेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई स्टार भी नहीं है, सुपरस्टार तो दूर की बात है। और पता नहीं क्या हमारे बोर्ड ने पावर दी हुई है माइक हुसैन को कि सारा वन मैन आर्मी, आप ही के शो में लफ्ज कह चुका हूँ, वन मैन आर्मी है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, इंडिया के खिलाफ सलमान अली आगा ने पहला ओवर किया, बहुत अच्छा किया, विकेट भी ले ली। दूसरा ओवर किया, 2 ओवर 6 रन 1 विकेट। तीसरा ओवर करने नहीं आया क्योंकि पहले से उसकी स्क्रिप्ट दी हुई थी कि अगर आपने विकेट दी तो 2 ही ओवर करेंगे। अब इंग्लैंड के मैच की देख लें, उनके कैप्टन हैरी ब्रूक्स को देख, जब पहला ओवर किया विकेट ली, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, 4 ओवर करा दिए। 7 ओवर में 4 विल जैक्स ने ओवर किए, 23 या 24 रन, अगर मैं गलती पे नहीं तो 20s में रन दिए, 23 या 24 रन देके 3 विकेटें ली। और दूसरी तरफ से जोफा आर्चर ने भी विकेटें लेके तो बिल्कुल ही मैच ही खत्म कर दिया। 5 ओवर या 6 ओवर में 35 रन पे 5 आउट। लेकिन जब इनका बॉलर, जिसको उन्होंने काम दिया कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, गेंदें करनी, विकेट लेनी है, जब विल जैक्स ने विकेट लेना शुरू की तो 2 ओवर के बाद वही लिखा पड़ी वाला काम नहीं किया कि वो 2 दे दो, बाद में देखेंगे, ये करेंगे। उन्होंने कहा नॉकआउट पंच मारो। उनके कप्तान ने कहा मारते जाओ, जो बॉक्सिंग वाला स्टाइल है ना, कि बस कूदते जाओ, जो वेस्ट इंडीज पहले करता था। एक आउट किया, दूसरा किया, करते ही जाओ, रुको नहीं। तो वो इंग्लैंड ने यही किया। जब 5 आउट हो गए तो वहां तो काम खत्म, फिर बाकी दूसरे बॉलरों ने आके, अभी तो आदिल रशीद का सबसे बड़ा स्पिनर है, वो नहीं आया था। तो और हम क्या करते हैं कि कोई कितना भी करे उसके ओवर संभाल के रखो, 2 बस करा लिए ठीक है, क्योंकि इसको कवर करना था। नवाज के ओवर को या शादाब को सलमान ने कर दिया और शाहीन को इसी तरह हमने देना है, अबरार को। अरे भाई नहीं, मैच की सूरत हाल देखो, कौन क्या कर रहा है। अक्सर हम नवाज को गेंद नहीं देते कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं देंगे, लेफ्टी बैट्समैन है, इसको नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो रिंकू सिंह कल आउट हुए इंडिया के और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, महाराज ने 2 विकेटें ली।
हम लोग एक लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट वाली क्रिकेट अब भी खेल रहे हैं। ब्रेवरी है ही नहीं, ना कप्तान में, ना कोच में, और सबसे बड़ी बात है कि इसने प्लेयर्स को भी मुर्दा कर दिया। अंदर से हमारे प्लेयर भी घबरा गए, अपनी पोजीशन के लिए ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला कल मैं दुआ करता हूँ अच्छा खेलें और दिलेरों की तरह खेलें, मर्दों की तरह खेलें, बहादुरों की तरह खेलें, और जिस तरह दुनिया खेल रही है, जैसे दुनिया खेल रही है वैसे खेलो। ठीक है, आप श्रीलंका में खेल रहे हो, या 210-20 रन नहीं बनेंगे, लेकिन 170-80 रन तो बना दो। अब देखो साउथ अफ्रीका 20 रन पे 3 आउट, कोई सोच सकता है? इसके बाद 14 ओवर में 138-40 रन थे। इज दैट पॉसिबल? वो एक माइंडसेट के साथ खेलते हैं कि हम खेलेंगे मर्दों की तरह, हम हारे या जीते हम प्रॉपर क्रिकेट खेलेंगे, हम अपोजिशन को टफ टाइम देंगे। कोई हमारा एक बैट्समैन, जस्ट अ सिंगल प्लेयर, कोई खड़ा हो गया तो वो 70-80 करेगा, हम 160-70-80 पे पहुंच जाएंगे। हम 20 पे 3 आउट होते हैं तो हम अपने शेल में चले जाते हैं और हमारी क्रिकेट हो जाती है 135 रन वाली, और 135 से भी पहले हम 125 पे आउट होते हैं और सामने वाले 16 ओवर में कर लेते हैं। इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड भी इवन हो गया, कि ये कहते हैं कि नहीं, हमला करते रहो, हमला करते रहो, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और कोई ना कोई बॉलर ऐसा मिलेगा जिसको बड़े रन करेंगे, जिसके 2 ओवर में 30 रन करेंगे और हम अपने टारगेट से 160, 70, 80 पे ले आएंगे। कल साउथ अफ्रीका एक टाइम पे लगता है तो 205 कर लेगा, मतलब 20 पे 3 के बाद 200 रन नजर आ रहे हैं। 188 किए ये बुमराह, ग्रेट बॉलर, उसने ये मैच इनका ऐसा कर दिया कि 2 ओवर में उसने 8 रन दिए, 17वें और 19वें ओवर में 2 ओवर में 8 रन दिए, समझ गए? वो उसने बचा लिया, वरना 10, 15, 20 रन और होते। लेकिन ऐसे क्रिकेट खेलनी है बस। अब ये दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे प्लेयर अच्छा खेलें, दिलेरी से खेलें। और एक और मेरा मशवरा है, वो उन तक पहुंचेगा भी नहीं, पहुंचेगा तो वो मानेंगे नहीं, कुछ तो अपने मन की भी कर लो, सारी कोच की मानोगे भाई। बिल्कुल सही बात है, अपनी भी कुछ करें। और दानिश भाई, जिस तरह अभी इमरान साहब ने एक बात कही है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर कही है, बैटिंग के ऊपर कही है कि वो बुज़दिल खिलाड़ी है। मैं नहीं कह रहा, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि इमरान बलवानी साहब जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं, उन्होंने ये वाली बात की है कि बुज़दिल खिलाड़ी जो होता है वो बहादुरी वाले फैसले जो है वो नहीं कर पाता। बाबर आजम किंग हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। आपने कभी कोई ऐसा पूरी क्रिकेट की तारीख के अंदर ऐसा खिलाड़ी देखा है जो बुज़दिल भी हो, बहादुर ना हो और वो वर्ल्ड क्लास हो, लेजेंड हो? ऐसा कुछ पॉसिबल है? और साथ साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, कि वाकई कप्तान जो पाकिस्तानी टीम के अंदर आ रहे हैं 2019 के बाद से अब तक, वो वाकई कोचेस के इतने दबाव में होते हैं कि अपनी तौर पर कोई फैसला ही नहीं कर पाते? नहीं, मैं तो नहीं समझता। इस वक्त जो मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, माइक हैसन की अंडर द सुपरविजन में, इस वक्त वो मतलब हाजिर दौर की सबसे ज्यादा पावरफुल मैनेजमेंट है समहाउ। इसीलिए तो हम प्लेयर को अपने पोटेंशियल से बाहर आता वो देख नहीं रहे। मैं तो आप लोगों से ये सवाल कर लेता हूँ, यही सवाल तो वहां हम पहले दिन से कर रहे हैं। अगर आप उस्मान तारिक को आप कौन सा ऑप्शन के तौर पर यूज करना चाहते हैं? अटैकिंग ऑप्शन के तौर पर यूज करना चाहते हैं या डिफेंसिव ऑप्शन के तौर पर यूज करना चाहते हैं? क्या आप निकल रहे हैं कि उस्मान तारिक से हमने डेथ ओवर्स ही करवाने, और हम ये फैक्ट भी जानते हैं कि हमारे पास उस्मान तारिक के अलावा कोई ओवर करने वाला बॉलर ही नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि राशिद खान भी एक खास वक्त तक आखिरी के 3 ओवर ही कराते थे, 15वां, 17वां, 19वां, मगर जब उनको नजर आता था तो वो पावर प्ले के अंदर भी ओवर करवा लेते थे। बिल्कुल सेम कॉन्ट्रडिक्शन में आप बाबर आजम को उठा के देख लीजिए। बाबर आजम की इनपुट जोन रहा था, नया बॉल, हार्ड बॉल होता है, सर्कल के अंदर उनको रन बनाने के लिए कहा गया। वो जब खुद बारी कर रहे थे उस वक्त उनसे बड़ा ब्रेक कोई कप्तान ही नहीं था, जब ओपन जाते और रन बना रहा था। पाकिस्तान की तारीख के अंदर रन बनाने वाला बैट्समैन। मगर राइट नाउ हम मैं कप्तान को स्क्रिप्टेड नहीं बोलूंगा यहाँ पर। जब पहले ही सारा का सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा होता है, किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इन दोनों को मद्दे मुकाबिल रखते हैं, तो आप उसी वक्त ये फैसले कर लेते हैं कि ऐसे टाइम के ऊपर ये प्लान, ये टाइम, ये प्लान सी हो। अभी आपकी मैनेजमेंट चार्ट बोर्ड वाली है, माइक हैसन चार्ट के क्या नाम है कोच है, वो उन्होंने चार्ट वाली ही कोचिंग करनी है। और संभव जो वो सब पावरफुल कोच है तो कप्तान तो उनके अंदर माननी है, क्योंकि जब जब जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि हम चार्ट वाली कोचिंग लेते हैं। तब आपको एक ही पेज पर रहना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ ब्रेवरी से ज्यादा टेक्टिकली सोचे तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, उनको टेक्टिक के हिसाब से, ट्रिक्स के हिसाब से सही टाइम के ऊपर सही इनकैशमेंट लेनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट स्क्रिप्टेड एंड नॉन स्क्रिप्टेड कप्तानसी। हाँ, अगर आप कप्तानी बोल्ड करते हैं, आप इतने
अभी आपको कप्तानी किए हुए साल भी नहीं हुआ और आपको लोग थोड़ी देर पहले तक तो ये कह रहे थे कि आप कप्तानी, अगर आप कप्तान हैं तभी तो आप टीम के अंदर हैं। आपने परफॉर्मेंसेस दी, यकीनी आपने तौर पर ब्रेव दानिश क्रिकेट भाई वक्त खेली, कम है आपने और मुझे खिजर को भी शामिल करना है। खिजर, आपसे आखिरी सवाल मुख्तसर बताइएगा, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए, पाकिस्तानी टीम की पूरी परफॉर्मेंस हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ से ले लेते हैं, अपनी होम सीरीज़, उसके बाद से अब तक जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई है, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इनमें से आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड की टीम मेज़बान को हरा कर आ रही है, टफ मुकाबला होगा या वन साइडेड होगा, क्या आपके दिल में क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट में हमेशा इंग्लैंड को शिकस्त दी है और अच्छी तरीके से शिकस्त दी है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान टीम के साथ जाऊँगा। मगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था ये बाबर आजम वाले मामले पर। देखिए, मैं एक बड़ा अजीब व गरीब मवादना पेश करना चाहूँगा। विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम विराट कोहली को बहादुर कहेंगे, बाबर आजम को बुज़दिल कहेंगे। मगर विराट कोहली वो बेचारा कैप्टन है जो वर्ल्ड T20 में, वर्ल्ड कप इवेंट में पाकिस्तान से बाबर आजम की कैप्टनसी में आ रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी बार अगर किसी की कप्तानी में आपने हराया, देखिए 2022 से हम उठना शुरू हुए थे, इंडिया को हम हरा चुके थे। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है क्रिकेट बोर्ड का। 2023 से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के साथ किया है, पाकिस्तान टीम एशिया कप के इवेंट में थी, यहाँ से शो कॉज जा रहे थे, प्लेयर्स और बोर्ड लड़ रहे थे, एक चेयरमैन आया, उसकी दूसरी पॉलिसी, दूसरा चेयरमैन आया, तीसरा चेयरमैन आया, एक एक सीरीज़ के लिए कप्तान बनाए गए। तो ऐसे में कहाँ पे प्लेयर ग्रूम होंगे? बाबर आपका एक फैक्टर थे, अब आप क्या उनको बनाना चाहते हैं? उसी 2022 से लेकर इंडियन टीम ऊपर जाती गई, पाकिस्तान टीम नीचे आती गई। ये फैक्टर है कि बोर्ड। अब मुझे एक छोटी सी आखिर बात करूंगा, इतने मैचेस हो रहे हैं, क्या किसी मुल्क के वजीर आजम ने किसी मैच से पहले ट्वीट किया है? नहीं, बिल्कुल क्या किसी बोर्ड का चेयरमैन जाके डगआउट में अपनी टीमों से मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। ये वो फैक्टर हैं कि आप जब प्लेयर्स को मैदान में उतार दें तो मैनेजमेंट ऊपर से हावी ना बने, प्लेयर्स स्टार बनते हैं, बोर्ड के अहदेदारा ने स्टार नहीं वही वाली बात स्टार ना बनाए। खिजर, वही वाली बात इमरान साहब ने जो की थी कि हमने एक तरह से फ़खर जमान को अगर ज़ाया किया है तो कोई ये एक्सेप्ट करे कि हमने बाबर आजम को भी ज़ाया किया है और कर रहे हैं, मुसलसल ज़ाया कर रहे हैं उसकी कप्तानी के तौर पर। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान बलवानी साहब, दानिश अली साहब और खिजर आजम हमारे साथ मौजूद थे और अपनी माहिराना राय से हमको आगाह कर रहे थे। दुआ यही है, उम्मीद यही है और कोशिश भी यही होगी पाकिस्तानी टीम की कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना तसलसल जो है उसको बरकरार रखे। इंग्लैंड की टीम से अब तक पाकिस्तानी टीम नहीं हारी है, T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो हार चुकी है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर ओवरऑल अगर कारकर्दगी का मुजाहरा किया देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर नज़र आता है इंग्लैंड की टीम से। याद रहे कि आपको 2022 का आई थिंक वर्ल्ड कप था जिसके अंदर इंग्लैंड की टीम ने ही पाकिस्तानी टीम को, शाहीन शाह अफरीदी उसके अंदर जो है इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से आप जो है वो वर्ल्ड कप हार गए थे फाइनल के अंदर। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और मैच जीते, ना सिर्फ मैच जीते बल्कि अगले राउंड के लिए भी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे और फाइनल भी खेले और ट्रॉफी अपने नाम करे। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।